नवल एजुकेशन पॉइंट लेकर आया है पॉलिटिकल साइंस के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इन सभी प्रश्नों को आप बच्चों ध्यान से बिल्कुल अलर्ट होकर देखिएगा। इनको हमें 2 वीडियोज़ में बांटे हैं। 30 प्रश्न हम इस वीडियोज़ में लेकर आए हैं और 30 क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियोज़ में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किन परिस्थिति में अमेरिका और सोवियत संघ के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर हानि पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहता? तो वो कौन सी परिस्थिति है? वो कौन सी परिस्थिति है जब अमेरिका और सोवियत संघ के पास ये क्षमता तो होती है कि वो एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं, एक दूसरे को परस्पर हानि पहुंचा भी सकते हैं, ये क्षमता होती है, लेकिन वो युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहते। तो वो कौन सी परिस्थिति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अवरोध। वो अवरोध की परिस्थिति कहलाती है। बच्चों, अवरोध का मतलब होता है रोक और संतुलन। हमें पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु हथियार थे। परमाणु शक्ति संपन्न होने की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे का आमने सामने आ चुकी थीं, लेकिन फिर भी क्यूबा मिसाइल संकट टल गया था। तो उसके पीछे एक वजह हम ये भी मान सकते हैं, वो है अवरोध। ये अवरोध ही है जिसने इन 2 महाशक्तियों को शीत युद्ध में ही बनाए रखा। ये कभी वास्तविक युद्ध में तब्दील नहीं हो सका। इसीलिए जब हम शीत युद्ध का कारण पढ़ते हैं तो उसमें से एक कारण अवरोध भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन है, अमेरिकी और सोवियत खेमों को पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है, जबकि इसका कारण दे रखा है, पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में सम्मिलित हो गया। पहली नज़र में देखें तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कारण बिल्कुल सही स्पष्ट है कि पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया था, बिल्कुल लिया था, और पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में सम्मिलित हो गया था, बिल्कुल सम्मिलित हो गया था। और इसी वजह से अमेरिका और सोवियत खेमे को पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए। कथन और कारण सही है और कारण कथन की क्या करता है बच्चों? सही व्याख्या करता है। तो बढ़ते हैं अगले 3rd क्वेश्चन की ओर। चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न शायद ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करेगा। मेरी गुजारिश है कि ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पेपर से पहले। यदि मेरे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें, जो मेरे द्वारा ऑप्शन बनाया गया, तो ऑप्शन 4 देखिए। 1973 हमारी बुक में नहीं आता जी, ये सन हमारी बुक में नहीं आता, कोई महत्वपूर्ण सन नहीं है। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो इसको रिजेक्ट कर दें। 3rd 1959 जो सन है, यदि है भी तो इंडिया एंड चाइना को लेकर है। तो इसमें इंडिया चाइना और सोवियत संघ के बीच किसी प्रकार की कोई मुद्दे की बात तो होती नहीं है। 67 और 69 में बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 2। 1969 में चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर क्या हुआ था? छोटा सा युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1969। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन की व्यवस्था से पूरे विश्व का 2 खेमों बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। यह बंटवारा सबसे पहले कहाँ हुआ? तो बच्चों बताओ, ये बंटवारा सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये बात सत्य है कि गठबंधन की व्यवस्था से, चाहे वो पश्चिमी गठबंधन हो या पूर्वी गठबंधन हो, इससे पूरे विश्व 2 खेमे में बढ़ गए थे, इसका खतरा भी पैदा हो गया था। यह बंटवारा सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यह बंटवारा सबसे पहले हुआ था यूरोप में। कहाँ हुआ था बच्चों? 3rd ऑप्शन इसका सही है, यूरोप में सबसे पहले ये बंटवारा हुआ था। इसीलिए पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, ये 2 टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है वैश्विक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। आइए, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी? तो कौन सा कारण है बच्चों?
ये प्रश्न तो खैर बहुत आसान है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा यदि आप टेस्ट सीरीज दे चुकी हैं या दे चुके हैं। तो इसका आंसर होगा डी 1 2 3 4। क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 4। कैसे हुआ? देखो, छोटे देशों के साथ गठबंधन करने का कारण क्या है? नंबर 1 है महत्वपूर्ण संसाधन, तेल हो चाहे खनिज हो। महाशक्तियां इन दोनों के लिए या कोई और भी संसाधन हो सकते हैं उनके लिए छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी। नंबर 2 है भू क्षेत्र। भले ही छोटे देश आकार में छोटे होते थे, लेकिन उनकी जमीन का, उनके भूभाग का इस्तेमाल महाशक्तियां अपने सैन्य संचालन के लिए कर सकती थी, सैनिक ठिकाने भी स्थापित कर सकती थी। और ये छोटे देश भले ही छोटे हों, लेकिन इनकी छोटी छोटी रकम भी महाशक्तियों के लिए जो उनके खर्च हैं उसमें क्या कर सकती थी? सहायता प्रदान कर सकती थी। इसीलिए सभी 4 कारणों को हम क्या मानेंगे? सही मानेंगे। ऑप्शन 6 क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ किन स्थानों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी? कहाँ कहाँ ऐसा हुआ? कोरिया में शायद आपने पढ़ा होगा ऐसा हुआ था, बर्लिन में भी ऐसे हुआ था, कॉन्गो में भी ऐसे हुआ था, लेकिन कंबोडिया में ऐसा नहीं हुआ। तो कंबोडिया अगर कहीं पर आता है तो वो शायद आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, वियतनाम के केस में पढ़ोगे आप, या आप आसियान वाले टॉपिक में पढ़ोगे। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 बी ऑप्शन है इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉन्गो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई? याद रखना है प्रश्नों, ये बच्चों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। कॉन्गो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई? ट्राइगवली, कोफी अन्नान, यू थांट, डैग हैमरशोल्ड। ट्राइगवली याद रखना, ट्राइगवली यूएनओ का पहला महासचिव, यूएनओ के पहले महासचिव थे। कोफी अन्नान और यूथांड भी यूएनओ के महासचिव रह चुके थे। डैग हैमरशोल्ड भी यूएनओ के महासचिव रहे। तो इसका आंसर है 4th डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड के समय कॉन्गो संकट की स्थिति पैदा हुई थी और उन्होंने मध्यस्थ के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। कोफी अन्नान और यूथांड के बारे में मैं आगे और समझाते रहूँगा। अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? इसका आंसर होगा 3rd अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण वो तरीका था जिसके द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ हथियारों की होड़ पर लगाम लगाना चाहते थे। देखो बच्चों, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, अवरोध वो नीति थी। मतलब क्या होता है अवरोध का? रोक और संतुलन, जिसके द्वारा दोनों महाशक्तियाँ शीत युद्ध में ही बनी रही, वास्तविक युद्ध में तब्दील नहीं हुई। हथियारों की होड़ शीत युद्ध की एक प्रमुख विशेषता है, लेकिन दोनों महाशक्तियाँ जानती थी कि हथियारों की होड़, हालांकि उस समय ये धारणा थी कि हथियारों की होड़, अगर हम जितने हथियार रखेंगे तो हम युद्ध को उतना कम कर देंगे, युद्ध की संभावना उतनी कम बन जाएगी। लेकिन फिर भी उनको लग रहा था ये कहीं ना कहीं गलत है, तो इसलिए अस्त्र नियंत्रण का तरीका भी उन्होंने अपनाया ताकि हथियारों की होड़ पर रोक लगाई जा सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर कौन सा कथन गलत है? शायद पिक्चर आपको धुंधली नजर आ रही हो, तो एडजस्ट कर लेना बच्चों, कैसे कुछ समझ में आ रहा हो तो। गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 है यह महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित न होने का आंदोलन है। नंबर 2 है गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। नंबर 3 है बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन में आर्थिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। और 4th है इस आंदोलन से नव उपनिवेशवाद को क्षति पहुंची है। पहला ऑप्शन है यह महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित न होने का आंदोलन है, बिल्कुल सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब यही है कि महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होना। हमारी बुक क्लियर कट बताती है कि गुट निरपेक्षता के
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब समझने के लिए हमें इसको नेगेटिव में समझना होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है ये समझने के बजाय हमें ये सोचना होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं है। इसलिए हम जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है बताते हैं तो हम इसको नेगेटिव वे में समझाते हैं कि गुटों में शामिल न होना गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। हमारी बुक में, फर्स्ट बुक में गुटनिरपेक्षता को लेकर दो बड़ी धारणाएं हैं, दो बड़े एक डाउट्स हैं कि क्या गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता होता है, क्या गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद होता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गुटनिरपेक्षता का मतलब ना ही तटस्थता होता है ना ही पृथकतावाद होता है। तटस्थता अलग चीज है और पृथकतावाद अलग चीज है। खैर आगे ये टॉपिक आएंगे तो समझाते रहेंगे। थर्ड है बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन में आर्थिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। बेलग्रेड में हम सभी को पता है और पता होना भी चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। और हमारा ऑप्शन ही कह रहा है कि ये जो 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, उसमें आर्थिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। आर्थिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, बिल्कुल सही है। शुरुआती जो दौर था, शुरुआती जो अधिवेशन हुए या बैठकें हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो उसमें आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वो तो 1970 के बाद की बात थी, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आर्थिक मुद्दे हावी होने लगे। फोर्थ है इस आंदोलन से नव उपनिवेशवाद को क्षति पहुंची है। बिल्कुल सही कहा, इस आंदोलन से यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नव उपनिवेशवाद को क्षति पहुंची है। क्षति पहुंची है का मतलब ये नहीं कि नव उपनिवेशवाद खत्म हो गया है, हाँ थोड़ा बहुत उसमें क्या मिली है, रोकथाम लगी हुई थी। तो नव उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? कई बच्चों को शायद ही दिक्कत करता है वर्ड। उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद एक अलग टॉपिक है। नव उपनिवेशवाद से पहले हमें उपनिवेशवाद को समझना जरूरी है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है बड़ी महाशक्तियाँ, विशेषकर जब हम 19वीं शताब्दी में जाते हैं, 18वीं शताब्दी में जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया और भारत का चहुमुखी शोषण किया। तो वो एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं वो उपनिवेशवाद था। लेकिन आजकल कोई भी देश डायरेक्टली किसी कोई भी महाशक्ति या कोई ताकतवर देश डायरेक्टली किसी कमज़ोर देश पर अटैक नहीं करता। वो इनडायरेक्टली क्या कर लेता है, उसको एक तरीके से हाईजैक कर लेता है उस देश को। वो एक तरीके से आप समझिए नव उपनिवेशवाद है, वो नव उपनिवेशवाद है। इसमें वो अपने देश की मल्टीनेशनल कंपनीज का भी सहारा ले सकते हैं। तो नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका होगा डी सही, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न यही पूछा गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस देश ने किया? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस देश ने किया था? मिस्र ने। मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था, याद रखना, इजिप्ट बोलते हैं इसको। गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के उस समय प्रमुख थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख संस्थापक देशों के नाम बताइए, तो उनमें मिस्र भी एक है। बाकी कौन कौन से थे? भारत था, आपको पता होना चाहिए, भारत था, ठीक है। यूगोस्लाविया था, कौन था? यूगोस्लाविया। और कौन था? इंडोनेशिया था। और कौन था? ये मिस्र है ही। और कौन था? और कौन था? घाना। ये 5 हो गए। ये 5 माने जाते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2 मिस्र। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे व्लादिमीर लेनिन। तो ऑप्शन 1 इसका सही है। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो रूसी क्रांति के नायक थे। 1917 की रूसी क्रांति, जिसको हम समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, और इसी समाजवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर का जन्म होता है। समाजवादी सोवियत गणराज्य का उदय इसी क्रांति के बाद होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जैसे सुधार करने वाले
सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त ये दो प्रमुख सुधार किए थे और ये सुधार करने वाले जो राष्ट्रपति का नाम था वो था मिखाइल गोर्बाचेव। लियोनिड ब्रेजनेव, बोरिस येल्त्सिन और निकिता क्रुश्चेव भी सोवियत संघ के राष्ट्रपति रह चुके थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने वहाँ पर पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त ने की दो ये सुधार किए थे। अगला है बोस्निया हर्जेगोविना। अच्छा, ये आपके मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा क्यों किया। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तो उन्हें महसूस हुआ कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों से काफ़ी पिछड़ चुका है। पश्चिमी देशों से तुलना करें तो सोवियत संघ काफ़ी पीछे है, तो सुधारों की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई और इन्हीं सुधारों को पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त कहा गया। हालांकि ये जो सुधार उन्होंने किए ये सोवियत संघ के लिए उल्टे साबित हो गए और सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बने। अगले क्वेश्चन की ओर आए। बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने किस देश से स्वतंत्र होने की घोषणा करी? तो बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ये कौन थे? ये किसका हिस्सा थे? यूगोस्लाविया के। ये यूगोस्लाविया के थे, ध्यान देना बच्चों। अगला, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाइए। ये तो मैंने सीधे तरीके से आपके बुक से लिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद बच्चों। अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, रूसी क्रांति, सोवियत संघ का विघटन। काल क्रमानुसार का मतलब है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एंड लास्ट में लास्ट वाले का नंबर आ जाएगा। तो रूसी क्रांति सबसे पहले आ जाएगा इसमें। बर्लिन की दीवार का गिरना, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। बर्लिन दीवार का गिरना, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन होना, एंड देन अफगान संकट। तो इसका आंसर हो जाएगा 13241। अगले क्वेश्चन की ओर आए। निम्नलिखित में मेल बैठाइए। सबसे पहला है मिखाइल गोर्बाचेव, शॉक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्त्सिन और वार्सा। दूसरे में है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, सैन्य समझौता, सुधारों की शुरुआत, आर्थिक मॉडल, रूस के राष्ट्रपति। तो मिखाइल गोर्बाचेव रूस के राष्ट्रपति थे, इसमें कोई शक नहीं। या बोरिस येल्त्सिन थे? तो इन दोनों में यदि देखें तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ना कि रूस के। बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। तो बेहद आसान है, फोर्थ का अणु आ जाएगा इसमें। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? इन्होंने सुधारों की शुरुआत करी थी, ये हमने पढ़ा था कि इन्होंने सुधारों की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। तो एक का गौ हो जाएगा। तो एक का गौ जो है ऑप्शन में है, ए और सी में है। शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था। दो का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, आर्थिक मॉडल था। याद रखना, शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल था जिसके द्वारा सोवियत संघ से जो टूटे हुए देश थे, जैसे कि मध्य एशियाई गणराज्य रूस और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उनकी समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील किया गया। यदि मैं कहूँ एक शब्द में शॉक थेरेपी क्या है, तो ये एक मॉडल है। कैसा मॉडल है? आर्थिक मॉडल है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, तो तीसरे का क हो जाएगा, तीसरे का क हो जाएगा। बोरिस येल्त्सिन कौन थे? रूस के राष्ट्रपति थे। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन थे, ध्यान देना बच्चों। वार्सा क्या था? वार्सा एक सैन्य समझौता था जो 1955 में हुआ था। किसका था ये? ये सोवियत संघ का एक सैन्य गठबंधन था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही लग रहा है ना? देखो मैंने फिफ्थ का एक का गो हुआ,
इसमें ऑप्शन थोड़े से कुछ गलत बनाए, तो बच्चों ध्यान देना आप लोग। मिखाइल मैं ऐसे समझा, मिखाइल गोर्बाचेव तो सही है, मिखाइल एक का गौ हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों की शुरुआत करी थी। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था, एक का घ हो जाएगा, दो का घ। रूस कौन थे? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। बोरिस येल्तसिन क्या थे? रूस के राष्ट्रपति थे, तो 4 का अंग होगा, ध्यान देना। और वॉर्सो पैक्ट क्या था? सैन्य एक समझौता था। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको ध्यान देना बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। सोवियत अर्थव्यवस्था को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली विशेषताएं हैं, तो कौन सी विशेषताएं उसे अलग करती हैं? अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। सोवियत अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता था, बहुत ज़्यादा होता था, राज्य का नियंत्रण होता था, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं था। उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व, सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं था, वहाँ पर निजी स्वामित्व होता था। थर्ड है खुला व्यापार और खुली प्रतियोगिता। सोवियत अर्थव्यवस्था में खुला व्यापार और खुली प्रतियोगिता का अभाव था, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खुला व्यापार और खुली प्रतियोगिता मौजूद थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि उपरोक्त सभी। नगरों कराबाख किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? तो नगरों कराबाख किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? अजरबैजान और आर्मेनिया। अजरबैजान और आर्मेनिया क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये एक प्रांत था, ये एक प्रांत है जो कि अजरबैजान में, यहाँ जो स्थानीय अर्मेनियाई लोग हैं वो आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश के खिलाफ सैन्य अभियान था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था इराक के खिलाफ चलाए गए एक सैन्य अभियान का नाम था। आपको याद होगा अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। देन यूएनओ के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की गई इराक के खिलाफ, जिसमें 34 देशों की, कितने देशों की? 34 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे। अमेरिका के नेतृत्व में लड़े गए। 75% जो थे सैनिक इसमें से कि अकेले अमेरिका के थे। और इस अभियान का जो हेड कर रहा था वो कौन था? नॉर्मन स्वार्जकॉफ था। कौन था वो? नॉर्मन स्वार्जकॉफ। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का जो हेड था वो नॉर्मन स्वार्जकॉफ था, ध्यान देना बच्चों। और उसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में, इसे हम कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। इसे हम वीडियो गेम वार भी कहते हैं, इसे हम वीडियो गेम वार भी कहते हैं। और इसी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के समय ही इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन थे। इराक के राष्ट्रपति का नाम क्या था उस समय? सद्दाम हुसैन था। और सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग कहा था। 100 जंगों की एक जंग कहा था। द बैटल्स ऑफ ऑल, द मदर्स ऑफ ऑल बैटल्स। याद रखना, सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे और अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें जॉर्ज बुश सीनियर वाले थे। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी 1787 में। ऑप्शन 3 इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। मिल्कियत का मतलब होता है संपत्ति। दूसरा है उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाना। तीसरा है शांति का वातावरण स्थापित करना। चौथा है शासन व्यवस्था को पुनर्गठित करना। तो बच्चों इसका आंसर सही है 1। मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, ये शॉक थेरेपी में था। मैंने अभी बताया था आपको, शॉक थेरेपी एक मॉडल है, एक आर्थिक मॉडल है, जिसके द्वारा रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशियाई गणराज्यों के जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील किया गया। तो सीधी सी बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो तौर तरीके अपनाए जाते थे वही तौर तरीके अब वहाँ भी अपनाए जाने लगे, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी स्वामित्व की धारणा थी वो वहाँ भी अपनाई जाने लगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर कौन सा कथन असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर कौन सा कथन असत्य है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के तरीके बता सकता है और सूचनाएं एकत्रित करने में मदद भी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में हमारी सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है, असत्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ, इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान देना बच्चों, पहला ऑप्शन दे रखा है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के तरीके बता सकता है। बिल्कुल बता सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसीलिए बनाया जाता है और सूचनाएं एकत्रित करने में मदद भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में हमारी सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो सदस्य होते हैं वो राज्य ही होते हैं, वो देश ही होते हैं, कोई पशु तो होते नहीं हैं। यह उनके मामलों के लिए उत्तरदायी होता है और ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो जो राज्य इसके सदस्य बने हैं उनसे संबंधित जो भी मामले हैं उनको लेकर वो सुनवाई करें या उनका समाधान निकालें। इसलिए हम कह सकते हैं उनके मामलों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मुख्य प्रतिनिधि कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मुख्य प्रतिनिधि होता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, महासचिव। अभी यूएनओ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों में से निम्नलिखित में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में शामिल नहीं है। सोवियत संघ विघटित हो गया, नंबर पहला ऑप्शन है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से विकास कर रही है। भारत बहुत तीव्र गति से एक महाशक्ति के रूप में उभरा। रूस और अमेरिका के बीच अब रिश्ते कहीं अधिक सहयोगात्मक है। देखो, आज के अनुसार हमें इस ऑप्शन को नहीं देखना है, हमें किताब के अनुसार ये ऑप्शन देखना है। तो शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में परिवर्तन आए थे, बिल्कुल आए थे। इन परिवर्तनों में से निम्नलिखित में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, भारत बहुत तीव्र गति से एक महाशक्ति के रूप में उभरा। साफ दिख रहा है, उभरा लिखा हुआ है, पास्ट की बात हो गई है। ये अब जाके मोदी जी कहते हैं बार बार भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ये सब मोदी कोई और भी कहीं से भी सुनने को मिलता है। तो ये तो उभरा लिखा है, वैसे भी गलत हो गया अगर आप सेंटेंस को समझ रहे हो। पहला बिल्कुल सही है, सोवियत संघ विघटित हो गया था, बिल्कुल हो गया था, टूट गया था, डिसबैंड हो गया था। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से विकास कर रही है, बिल्कुल हाँ। एशिया की जो इकोनॉमी है, एशिया में केवल अपना इंडिया ही नहीं आता, आप सिंगापुर को भी लीजिए इसमें, तो उनकी अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से मतलब अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, जो सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा विकास कर रही हैं। और फोर्थ था रूस और अमेरिका के बीच अब रिश्ते कहीं अधिक सहयोगात्मक हैं। अभी हाल फिलहाल में मत देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उससे पहले रिश्ते जो थे वो काफ़ी सहयोगात्मक हो चुके थे। अगले ऑप्शन क्वेश्चन की ओर आते हैं। HRW का पूर्ण रूप है। HRW का मतलब क्या होता है? ह्यूमन राइट्स वॉच। HRW का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन 2 सही है, ह्यूमन राइट्स वॉच होता है, राइट नहीं होता, राइट्स वॉच। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। बिल्कुल, कथन बिल्कुल सही है, बननी चाहिए भाई। सुरक्षा परिषद, अच्छा यहाँ पर वर्ड आया है व्यापक धरातल। व्यापक धरातल का मतलब हो गया कि सुरक्षा परिषद में टोटल जो मेंबर हैं बच्चों, सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर कितने हैं सभी को पता होगा, 15 होते हैं। 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि अगला आने वाला जो क्वेश्चन होगा इनसे संबंधित होगा। ये जो 10 होते हैं ये अस्थायी मेंबर होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। जबकि जो 5 हैं वो परमानेंट हैं, ये जब से हैं तब से सीट में बने हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। तो व्यापक धरातल का मतलब है कि ऑल ओवर, यदि वर्ल्ड में देखें, विश्व में देखें, उनमें से केवल 15 ही देश सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। तो ये एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला टॉपिक है कि 193 देश आम सभा के मेंबर हैं और उसमें से केवल 15 मेंबर आपके सुरक्षा परिषद में हैं। तो इनकी मेंबरशिप बढ़नी चाहिए। तो इसी को हम कह रहे हैं व्यापक धरातल पर
इसी के लिए यहाँ पर शब्द आ रहा है व्यापक धरातल। कारण है सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। अगर पूरी विश्व के देश जब समर्थन देंगे तभी सुरक्षा परिषद अच्छी तरीके से क्या कर पाएगी, काम कर पाएगी। तो इसका जो आंसर सही है वो है बी। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आए। अटलांटिक चार्टर पर किन दो देशों के प्रमुखों ने अगस्त 1941 में हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर होगा अमेरिका और किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था। अटलांटिक चार्टर पर किन दो देशों के प्रमुखों ने अगस्त 1941 में हस्ताक्षर किए थे? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। हो सकता है आपको लगे कि अमेरिका और सोवियत संघ, जी नहीं, अमेरिका और सोवियत संघ ने नहीं किया था, अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। उस समय की अगर हम बात करें 41 में, तो इस तरीके से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोई उतना तनाव का केंद्र नहीं था। उस समय दो महाशक्तियाँ थी, तो ब्रिटेन और अमेरिका थी। अमेरिका भी बाद में आई, ब्रिटेन नंबर 1 था उस समय। अगले क्वेश्चन की ओर आए। मिलान कीजिए महासचिव और देश का। महासचिव है यूथांट, ट्राइगवली, कोफी अन्नान, बान की मून। ऑप्शन में है घाना, बर्मा, नॉर्वे और दक्षिण कोरिया। यूथांट आप ऑप्शन में देख लेना बच्चों। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यूथांट जो थे वो कहाँ के, किस देश से थे? यूथांट बर्मा से थे। म्यांमार भी कहा जाता है बर्मा को। ट्राइगवली जो कि पहले महासचिव थे यूएनओ के, वो थे नॉर्वे के, यानी कि दो का घ हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा, घ, दो का गौ, नॉर्वे। और कोफी अन्नान कहाँ के थे? घाना के थे। ध्यान देना बच्चों, कोफी अन्नान काफ़ी इंपॉर्टेंट महासचिव हैं। कोफी अन्नान घाना के महासचिव थे। और बान की मून जो थे वो दक्षिण कोरिया के थे। तो आप लोग इसको ऑप्शन में देख लेना। पहले का ख है और चौथे का बान की मून का घ है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। बहुत इजी क्वेश्चन था। WTO से पहले एक और संस्था थी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इस गैट संस्था के बाद जो नई संस्था बनाएगी उसका नाम था WTO। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि WTO जो है वो गैट का उत्तराधिकारी है। अगला क्वेश्चन है वीटो को लेकर कौन सा कथन असत्य है? वीटो को लेकर कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है वीटो का इस्तेमाल केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कर सकते हैं। जी हाँ, वीटो का इस्तेमाल केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। हमें असत्य पूछा गया है। वीटो का प्रयोग किस फैसले को रोकने के लिए करते हैं? वीटो का प्रयोग किसी फैसले को रोकने के लिए करते हैं। जी हाँ, वीटो का इस्तेमाल हम किसी फैसले को रोकने के लिए ही करते हैं। तीसरा है वीटो का प्रयोग सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को अंशतः उपलब्ध है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है इसका। वीटो का इस्तेमाल केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कर सकते हैं, जो कि कितने हैं? 5 हैं। अच्छा, ये 5 कौन है? ये 5 है USA, USSR, नाउ रसिया जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन है, और कौन है? चाइना है और फ्रांस है। ये 5 देश हैं। तो इन्हीं को वीटो पावर मिली है। सेकेंड है वीटो का प्रयोग किसी फैसले को रोकने के लिए करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, तो किसी फैसले को रोकने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है वीटो का प्रयोग सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को अंशतः उपलब्ध है। बच्चों, अंशतः कहें या पूर्णतः, किसी भी तरीके से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर नहीं मिली हुई है। तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन 30, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से 15 कब की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से 15 कब की गई थी? 1965 में की गई थी। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
1965 में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से कितनी कर दी गई थी? 15 कर दी गई थी। बाकी के 30 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।